हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस वक्त मैंने सोचा कि आपको PYQs कराना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं PYQs ही लाती हूँ आपके सामने। और सोच रही हूँ कि एक दिन इसका पूरा मैराथन भी ले लूँ। PYQs का ही मैराथन लूँगी। कंटेंट वाली मैंने बना ही दी है पहले से, तो अगर कंटेंट वाली या डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके प्रीति इनसाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप दे सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री क्लासेस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कह रहा है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। तो मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दे रही हूँ। अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग इज़ कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, मतलब ADHD है ना, इसे ADHD बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको ADHD। तो ADHD का फुल फॉर्म जो है वो ये होता है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है लिखावट में कठिनाई की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर नंबर सी होगा, मतलब कि डिस्ग्राफिया, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि डिस्कैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित विकार होता है, ठीक है। ऑप्शन ये है पढ़ने संबंधी, ऑप्शन बी दौड़ने संबंधी, ऑप्शन सी गणित संबंधी, ऑप्शन डी लिखने संबंधी, ठीक है। आप बताइएगा। तो यहाँ पे भी आंसर आपका सी ही है, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। यहाँ पे बात हो रही है योगात्मक मूल्यांकन, मतलब समेटिव इवैल्यूएशन है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर है, ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ऑप्शन बी है, जो कि कह रहा है कि फोकस ऑन मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब कि शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑन गोइंग ऑफ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। या ऑप्शन डी है थर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा, कि जो कि समेटिव की बात हो रही है और कौन कौन से असेसमेंट हैं आप बताइएगा। तो यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो फिर से देखते हैं कि अध्यापक को छात्र के प्रति बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया देना, नहीं जी नहीं, ये नहीं होगा, ये तो फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फोकस शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी फॉर्मेटिव में आएगा। ऑप्शन डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, जी हाँ, ये आपका होगा, है ना। जैसे कि एनुअल एग्जाम जो होते हैं वो हमारा समेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी ही दे रखा है, ये रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, जो कि कह रहा है आपके सामने ये रहा, और ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर सेज दैट there are many specific types of intelligence or frames of mind. Which one is a category of intelligence as suggested by him? कहने का मतलब ये है कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सी देखते हैं। ऑप्शन ए है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी है नेचुरलिस्टिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। यहाँ पे इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब व्यवहारिक बुद्धि। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो बाकी ये जो एनालिटिकल और प्रैक्टिकल और ओहो
क्रिएटिव जो है वो आपकी किससे संबंधित है? स्टर्नबर्ग से, है ना? स्टर्नबर्ग से ही है ना? आप कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही हूँ। और जो आपकी यहाँ पे नेचुरलिस्टिक बुद्धि है, जो कि प्रकृतिवादी बुद्धि है, वो आपकी हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही दे रखा है, जो कि आपने पहले ही देख लिया होगा लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि इसी में आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जो कि ये रहा एनालिटिकल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और आपका जो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, ये स्टर्नबर्ग से संबंधित है। तो इसीलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं और आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, PYQs लगाना इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इन आवर कंट्री मेनी चिल्ड्रन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, फाइंड आउट द फॉलोइंग द करेक्ट एडवांटेज ऑफ द चिल्ड्रन हु हैज़ एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। तो जैसे कि हिंदी में हम देखेंगे इसको, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ हैं। तो ऑप्शन ए है फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अवधारणा गठन में सुविधा। ऑप्शन बी है फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग। ऑप्शन सी है या विश्लेषणात्मक तरीके में सुविधा। ऑप्शन सी है फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। या ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑल दी एबव, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा और यहाँ पे विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा और अवधारणात्मक गठन में भी सुविधा, ये सभी के सभी होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन डी ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, जो कि कह रहा है कि अ टीचर इन द क्लासरूम इज डूइंग सम एक्टिविटीज़ लाइक asking not only what happened but also how and why, be helping them to compare various answer to a question and judge which is really the best answer from thinking point of view. Through these activities he is trying to promote। तो कह रहा है कि एक अध्यापक, हिंदी में देखेंगे हम, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे आ ना केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों, बा उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरोत्तर परक की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, चलिए ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन ए है एनोलॉजी, समानता। या ऑप्शन बी है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिव थिंकिंग, एकीकृत सोच। इंटीग्रेटिव थिंकिंग, एकीकृत सोच। या ऑप्शन डी है कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्र। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे होगा समझा ये देते हैं कि जैसे कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। ठीक है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बढ़ावा मतलब उसमें जो है मतलब उत्तरों की परख कर रहा है ना, परख और तुलना है ना, करने में मदद करना। तो यहाँ पे परख और तुलना दोनों हो रही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। मतलब तुलना से समझ ही गए होंगे आप, है ना, आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक यहाँ ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन बी ही है। ठीक है, वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि कह रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव स्टिमुली और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट्स बिहेवियर विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। ऑप्शन बी है बिहेवियरल, व्यवहारवाद। या ऑप्शन सी है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। या ऑप्शन डी है सोशल, सामाजिक। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, या कौन से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं
वो हो रही हैं ऑप्शन बी व्यवहारवाद की। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियरल की बात की जा रही है। यहाँ पे भी देखिए आंसर इसका बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द टर्म इंक्लूसिव मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स रेगुलर क्लासरूम, मतलब समावेश शब्द का विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले को इन द मतलब बच्चों नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो ऑप्शन ए है मोस्ट ऑफ द टाइम, सर्वाधिक समय। ऑप्शन बी है फुल टाइम, पूरा समय। ऑप्शन सी है सम टाइम, कुछ समय। या ऑप्शन डी है नो टाइम, किसी समय नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा मतलब समावेश शब्द का विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले को इन द मतलब बच्चों के नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फुल टाइम, है ना, पूरा समय। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए भी ही आंसर दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि अ लैंग्वेज टीचर टीचिंग अ पोएम इन द क्लासरूम बाय एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स ऑफ द पोएम एंड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन और बोर्ड व्यू फ्रॉम एक्सप्लेनेशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मतलब इसकी हिंदी देखेंगे, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन बी है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन सी है कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणात्मक मानचित्र। ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग होगा, जिसे आगमनात्मक तर्क होगा। कैसे होगा? एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर, है ना, समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा ये बताइएगा इंडक्टिव में हम किसकी तरफ से जाते हैं, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ही दे रखा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है एक साइको एनालिटिक्स बिलीव्स दैट देयर इज़ अ प्राइमरी मीन्स बाय विच द ईगो कीप्स द लीड ऑन द इड, इट इज कॉल्ड। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आइड या इड पर आच्छद रखता है या कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सुपर ईगो, ऑप्शन बी है प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है कॉन्फ्लिक्ट, या ऑप्शन डी है रिप्रेशन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी रिप्रेशन की। ठीक है, तो जिसे दयाज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वो ये कह रहा है कि इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन ऑफ पर्सनालिटी इज़ प्रोपाउंडेड बाय, मतलब हिंदी जो होगी इसकी, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है हंस आई स्नेक, हंस आई सेक। ऑप्शन बी है आरबी कैटल। ऑप्शन सी है गार्डन आलपोर्ट। ऑप्शन डी है कार्ल रोजर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हंस आइजैक की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ भी आंसर इसका ए ही दे रखा है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम प्लीज़ व्हाट मोटिवेशन इज, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए है स्टूडेंट ए इज़ इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल ईयर एंड वांट टू डू वेल, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि छात्र सक्रिय है, अपने गणित में वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है कि छात्र वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा। ऑप्शन डी जो कह रहा है वो ये है कि छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसे शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो
इसका जो आंसर हो, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा कि जैसे कि क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मोटिवेशन की बात हो रही है, प्रेरणा है ना। अभी प्रेरणा भी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि छात्र व सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि छात्र जो है यहाँ पे आंतरिक प्रेरित है ना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि कह रहा है इफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मीन्स टू एन एंड देन इंट्रिक्स्ट मोटिवेशन इज। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन ए है आ बिगिनिंग, एक शुरुआत। ऑप्शन बी है एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत। ऑप्शन सी है आ बिगिनिंग एंड एंड, एक शुरुआत तथा अंत। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जैसे कि पहले ही खुल के आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में एक अंत है ना। तो यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है ना, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपने आप में एक अंत है, आंतरिक प्रेरणा है ना। तो आप बताइएगा कि जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो किस मोटिवेशन पे बेस्ड है, आंतरिक या बाहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि कह रहा है कि अ सिस्टेमेटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स IS and principles for achieving adjustment with फाइव सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये सिद्धांत होगा। ठीक है, सिद्धांत प्राप्त करता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, कहलाता है ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी दिमाग की आरोग्यता, ऑप्शन सी लर्निंग, या ऑप्शन डी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ संयोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लर्निंग, ऑप्शन सी। ठीक है, अधिगम जिसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि कह रहा है वन ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म involve thinking logically and socially in approved region of past, present and proposed behave is called। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान में प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारों और तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कंपेंशन, ऑप्शन बी है परिमेयकरण रेशनलाइजेशन, या ऑप्शन सी है रिग्रेशन, या ऑप्शन डी है रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके सामने ये रहा, परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन है ना। आगे हम अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी होगा। आगे वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि कह रहा है थोड़ा सा जुकाम है और गला तो ख़राब ही है कई दिनों से, तो बहुत परेशान हूँ, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास कराना आपके लिए ज़रूरी था तो मैंने सोचा कि आपकी 20 क्वेश्चन ही सही तो कुछ तो प्रैक्टिस होगी। बाकी मैंने मैराथन करा ही रखी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, दिस फैक्टर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है या पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्रियात्मक कारक। ऑप्शन बी है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक। ऑप्शन सी है सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन डी अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आंसर नंबर सी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन देती है? ऑप्शन ए एक्यूट एंग्जाइटी, तीव्र उत्सुकता। ऑप्शन बी ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट, अपराध का जुनूनी विचार। ऑप्शन सी है फियर ऑफ इलनेस, बीमारी का डर। या ऑप्शन डी है फ्री
फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। यहाँ पे निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो बात हो रही है प्रमोट एडजस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी, मतलब न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त करता है समायोजित एडजस्टमेंट, है ना। अगर आप किसी चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, तो जो है आपको भय और चिंता से मुक्त करता है। यहाँ पे भी देखिए आंसर डी ही दे रखा है ना। भाई अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 17 है। एज अ टीचर यू आस्क्ड योर स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे explaining the impact of population on our life, which cognitive level of Bloom's taxonomy is best illustrated by this assignment। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए है एनालिसिस विश्लेषण, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन संप्रयोग, ऑप्शन सी है कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन डी है नॉलेज। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका ये होगा आपका एप्लीकेशन संप्रयोग, ठीक है। यहाँ पे भी यही इसका आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 18 है जो कि कह रहा है एज अ टीचर यू हैव कलेक्ट information about intelligence, personality and classroom behavior of a student by using appropriate test and checklist. This process is called as। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है असेसमेंट आकलन, ऑप्शन बी है मेजरमेंट मापन, ऑप्शन सी है इवेल्युएशन मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा असेसमेंट आकलन, ठीक है। चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी असेसमेंट आकलन ही है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की जो कि आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। फिर से एक बार नहीं आ गया तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं और हाँ, सत्य असत्य इन सब चीज़ों में बहुत ही गलती होती है और क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। तो ऑप्शन ए है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन बी है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। ऑप्शन सी अधिगम के रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठचर्या प्रदान करना। तो आपको जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए बताते हैं। जैसे कि स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये तो होगा, ये होगा। ये अगर हम बात करें कि ऑप्शन बी की परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी होगा। और अगर हम बात करें कि ऑप्शन सी है जो कि कह रहा है अधिगम के रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी, बल्कि उसमें इसका उल्टा कहा गया है कि शिक्षा को रटन पद्धति से मुक्त किया जाए, ना कि रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी है जो कि कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठचर्या प्रदान करना, ये आपका राइट होगा, मतलब ये होगा, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की क्लास नहीं की डिटेल में तो कर लीजिएगा, मैंने कराई है, और जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी ही है जो कि नहीं होगा, नहीं होगा पूछा था, एक बारी फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि कह रहा है इनिशियली बेबी ग्रैब्स द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ही होल प्लाम, gradually as grow and development continues the baby uses finger and thumb to pick up the object। this type progression, मतलब शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके
वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों के उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, तो प्रगति यहाँ पे है, जैसे प्रकार है, माफ़ करिएगा, है ना। और यहाँ पे भी जैसे ये हथेली लिखा है तो यहाँ पे हथेली होगी, और यहाँ जो है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फिंगर होगा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा मिस्टेक रह गया। तो ऑप्शन ए चलिए देखते हैं, सेफेलोकॉडल प्रगति। यहाँ पे जाइएगा, हिंदी थोड़ी सी इसकी अच्छी नहीं लिखी है। सेफेलोकॉडल प्रोग्रेशन या प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रोग्रेशन, या जो है मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन, व्यापक से विशेष कार्रवाई, या जो है रैंडम प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ जो इसका आंसर है वो जो है कह सकते हैं कि इसको दोनों ही माना था, सेफेलोकॉडल या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दोनों ही इसका आंसर माना गया था। लेकिन जो है, जो मैं अगर बात करूँ तो धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। ठीक है, तो शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, और धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो होगा, जैसे कि ये सेफेलोकॉडो मतलब होता है सिर से पाँव की तरफ। अगर इसकी बात करें तो ये प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रोग्रेशन होगा, बल्कि आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी दोनों माने गए थे आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें दोनों दे रखा था ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक दो। तो यही थी आज की क्लास, क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है और समय रहता नहीं है। मैं आती हूँ 3 बजे और क्लास कराते कराते शाम हो जाती है, इसलिए मैंने समय भी बदला। पहले मैं 1 बजे क्लास डालती थी, अब जो है जो कि 6 बजे कर दी है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। बाय बाय।